Good afternoon, students. I am Mrs. Sarla, an assistant professor in Dr. VS IPS, and I am going to teach you your third paper of B.Ed first year, Psychological Perspective of Education, and in which I am taking your second unit, Learning and Motivation, in which today I am going to start factors affecting learning. As I have discussed in previous video and in the class, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, हाउ द फैक्टर्स अफेक्टेड लर्निंग, कैसे फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. बट एज टू योर सिलेबस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सीखने को जो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बहुत तरीके से या कह सकते हैं कि हर तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं, that is mostly related to student, teacher, curriculum and any other learning system है, कोई अधिगम व्यवस्था है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई फैसिलिटी है. तो बहुत से तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को. इन योर सिलेबस देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. डेट आर फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और स्टूडेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर और करिकुलम, एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर. सबसे पहले क्या होता है कि जब स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़ने जाता है, इन स्कूल कॉलेज, तो वो प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वो उस स्कूल के एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाता है. तो उसे एक फॉर्मल सी एक क्लास, एक बैठने की जगह, सब कुछ मिलती है, न्यू एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर उसको एडजस्ट करना होता है. तो स्टूडेंट से रिलेटेड, लर्नर से रिलेटेड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालते हैं उसकी, ये हम देख लेते हैं. एट फर्स्ट वी सी द विल ऑफ लर्निंग. सीखने की इच्छा, यानी कि कोई भी न्यू नॉलेज जब स्टूडेंट को दी जाती है तो क्या उस समय हमें ये देखना चाहिए डैट ही और शी इज़ रेडी टू लर्न, ही और शी इज़ क्यूरियस टू लर्न. उसके अंदर कोई जिज्ञासा है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा है डैट टाइम उस चीज़ को सीखने की. इफ़ ही इज़ क्यूरियस, अगर उसकी इच्छा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उसको अगर कुछ हम सिखाते हैं, देन लर्निंग इज़ सक्सेसफुल, लर्निंग सक्सेसफुल होती है. बट अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम किसी भी तरह से फोर्सली उसे नहीं सिखा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल बैकग्राउंड. शैक्षिक पृष्ठभूमि या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसकी क्या पहले से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है. इफ़ द स्टूडेंट किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है या उसकी नॉलेज अच्छी नहीं है, पहले से स्टार्टिंग से थोड़ा सा बैक सा रहा है, पिछड़ा हुआ रहा है, तो उसे न्यू नॉलेज देने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का हमें फेस करना पड़ता है, एक टीचर को उसे फेस करना पड़ता है. तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका अपना भी सेल्फ भी एंड उसके फैमिली का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत जानना आवश्यक होता है. अगर स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा सीखने में या पढ़ने में या बहुत ज़्यादा उसका अच्छा रिज़ल्ट हर चीज़ में आया है, तो उसको हम न्यू नॉलेज भी बहुत ही ईज़िली उसको सिखा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. अगर बालक की कहते हैं ना कि फिज़िकली, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है, मैच्योर नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो मेंटली भी वो वीक हो जाता है और इमैच्योर हो जाता है. क्योंकि हेल्थ जो होती है वो हर तरीके से उसकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालती है. किसी भी प्रकार की अगर कोई उसको मेंटल प्रॉब्लम पहले से है, यानी कि कोई कहना चाहिए कि मेंटल टेंशन का, मेंटल स्ट्रेस को वो फेस कर रहा है, तो उसके लर्निंग पर बिल्कुल ही मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
तो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ अगर सही है तो बालक जल्दी सीख जाता है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसकी लर्निंग स्टेबल नहीं हो पाती है। द नेक्स्ट वन इज़ मैच्योरिटी, परिपक्वता। मैच्योरिटी दो चीज़ों से हमारे अंदर आती है। फर्स्ट इज़ द एज, अकॉर्डिंग टू एज। बालक अगर एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि वह मैच्योर होता जा रहा है। एंड द सेकंड थिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। कई बार हमारी एज भले ही ठीक ठीक हो, बहुत मतलब वो ना हो, बट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में तो वो हमें कम एज में भी मैच्योर बना देते हैं। एक तो ये मैच्योरिटी होती है। एंड नेक्स्ट मैच्योरिटी फिज़िकली भी होती है कि जो हमारी बोन्स और जो कहने चाहिए कि नर्व्स हैं, बोन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अगर मैच्योर हो गया है, जैसे बॉडी है, हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, कि वो बुक्स उठा पा रहे हैं, पेन उठा पा रहे हैं, ठीक से लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें भी मैच्योरिटी को बताती हैं। तो बालक तभी ये सब चीज़ें सीख पाता है जब वो फिज़िकली और मेंटली मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लर्निंग। इसीलिए आपकी सेकेंड यूनिट को केवल लर्निंग नाम देकर लर्निंग एंड मोटिवेशन साथ में रखा गया है। It has been generally seen that when a student is not motivated to know any type of एक्टिविटी अबाउट डेट एक्टिविटी, कि हमें उसको किस तरह से सीखना है, या हमें अगर वो एक्टिविटी हम लर्न करते हैं तो वाई इज़ यूज़फुल इन अ लाइफ, और वाई वी लर्न, मतलब ये चीज़ें अगर हम सोचते हैं कि हम उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट हमें जगाना है, देन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फॉर मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इट इज़ नेसेसरी डैट ही शुड बी क्लैरिफाइड अबाउट द अचीविंग द गोल, कि उसको किस मोटिवेशन केवल और केवल हमारे लक्ष्य को देखकर ही जागता है। अगर हमारा गोल, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एम बिल्कुल क्लियर है, देन हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको अगर वो अचीव करना है तो आप मोटिवेट होगे, क्योंकि मोटिवेशन भी हमारी नीड से ही मिलता है। अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तभी हम मोटिवेट हो पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो अगर हम बालक को किसी कार्य को, नवीन नॉलेज को, कार्य को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसकी उस क्रिया में रुचि तभी होती है जब कि उसकी आवश्यकता होती है। तो उसे उस लक्ष्य को अगर हम स्पष्ट कर देते हैं, देन मोटिवेशन से हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ टाइम एंड पीरियड ऑफ लर्निंग। इफ़ स्टूडेंट को हम एक कोई भी टास्क देते हैं या कोई लर्निंग कराते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं, उसका टाइम की कोई ड्यूरेशन की कोई मतलब लिमिट नहीं है, तो उसको बहुत देर तो वो बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगता है। बट अगर हम उसको एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ सिखाते हैं, एक टाइम टेबल सा उसका सेट कर देते हैं कि इतनी देर में इतना आपको करना है, तो उसे वही टफ चीज़ भी इजी फील होने लगती है। द नेक्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस। जब आईक्यू लेवल किसी बच्चे का बहुत अच्छा होता है तो ये होता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करने लगता है, सीखने लगता है। तो बुद्धि का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है लर्निंग में, क्योंकि हाईली इंटेलिजिबल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो न्यू थिंग्स को इजीली ग्रैस्प कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और जो लो आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आईक्यू लेवल का या इंटेलिजेंस का बहुत ही बड़ा लर्निंग में रोल होता है। Next one is attitude of learner. If a child has a पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एनीथिंग तो वह चीज़ों को जल्दी सीखेगा। इफ़ ही हैज़ नेगेटिव एटीट्यूड, किस तरह का उसके अंदर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के प्रति जो उसको सिखाया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को कभी भी सीख नहीं पाएगा। सो एटीट्यूड of a learner is an important role in learning process. Next one is emotional status. This is the most important because अगर एक बालक, एक स्टूडेंट, एक बच्चा अगर
इमोशनली स्टेबल नहीं है, यानी कि जैसे कि इमोशंस में हमारे आ जाते हैं कि मतलब लव होना चाहिए और बालक के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, या हमें जगाना चाहिए उसके अंदर मोटिवेशन, या उसका इमोशनल स्टेट मतलब उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, फियर बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम प्यार और हम्बलनेस से उसकी क्या कहते हैं पेशेंस से उस चीज़ को उसकी दूर करके उसके इमोशनल स्टेटस को स्टेबल कर सकते हैं। अगर इमोशनल स्टेटस स्टेबल है तो लर्निंग भी स्टेबल हो जाएगी। सो दीज वर द सम पॉइंट्स या सम फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्नर, जो कि पूरी तरह से बालक को या विद्यार्थी को, छात्र को या सीखने वाले को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। एक शिक्षक किस तरह से बालक की लर्निंग को प्रभावित करता है, या शिक्षक का व्यवहार किस तरह से स्टूडेंट की लर्निंग को प्रभावित करता है। सबसे पहले आ जाता है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मीन्स किसी भी से मीन्स है कि जिस सब्जेक्ट को टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है या जिस चीज़ को वह सिखा रहा है, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, उस कंटेंट में, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू टीच दैट सब्जेक्ट थॉरोली कंप्लीटली, अगर उसकी डीप उसकी नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान थोड़ा सा कम है, तो वह अपने स्टूडेंट्स को भी ठीक से नहीं सिखा सकता है। अगर वो उसका नॉलेज बहुत अच्छी है, डीप नॉलेज है, तो वो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस पुटअप जो स्टूडेंट्स करेंगे उनके क्वायरीज को शांत कर पाएगा, उनके आंसर्स देगा पे पाएगा और उनको न्यू नॉलेज गेन करने में पूरी तरह से हेल्पफुल होगा, तो उसकी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर का जो बिहेवियर है वह छात्रों के सीखने में बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट डालता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर उसके अंदर एक आइडियल टीचर के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वह एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सक्षम होता है। जैसे मीन्स उसके अंदर पेशेंस है, ह्यूमैनिटी है, हम्बलनेस है, और कहना है कि उसकी मतलब स्वीट वॉइस है, वर्बल उसका जो है वो मतलब वर्बल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट वॉइस में सबसे बात करता है, बहुत ओवर स्ट्रिक्ट नहीं है, अपने ऊपर उसके कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। तो ये सब चीज़ें टीचर के बिहेवियर को शो करती हैं। तो वह अगर सभी छात्रों से इक्वल बिहेवियर करता है तो किसी के भी मन में टीचर के प्रति वो नहीं आती है और सब लोग बहुत हंसी खुशी क्लास में सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड। अगर एक टीचर बहुत अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है, उसको टीचिंग मेथड की नॉलेज है कि हमें किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो और स्टूडेंट को क्लास में ही हर चीज़ ठीक से आ जाए, तो वो उसकी लर्निंग प्रोसेस में इफ़ेक्ट डालता है। अगर उसकी इसका टीचिंग मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा तो जो लर्निंग है वो बहुत ही इजी हो जाएगी, बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, प्रॉफिटेबल होगी। जैसे कि मैं प्ले मेथड यूज़ कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या एक्सकर्शन मेथड है, एक्सपेरिमेंट मेथड है, इन सब से बच्चा जल्दी सीखता है और उनकी लर्निंग भी स्टेबल होती है। नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। यह एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कोर्स में साइकोलॉजी को इसीलिए ही डाला गया है कि जब आप खुद टीचर बनने जाओगे तो हम एक चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझ सकें कि उस बच्चे की क्या नीड है, क्या उसका IQ लेवल है, क्या वह चाहता है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसके क्या एप्टीट्यूड हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर इन सब साइकोलॉजी की में जो थ्योरीज़ हैं अगर उसकी आपको नॉलेज नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है कि ग्रोथ कैसे होती है, बालक की डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, उसको क्या हेरिडिटी ऐसी है जो उसकी लर्निंग में इफ़ेक्ट डालती है, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होना एक टीचर को बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमें साइकोलॉजी से ही मिल सकती है। अतः एक चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि मैंने अभी कहा, साइकोलॉजी के अंदर ही हम इन चीज़ों का ज्ञान पा पाते हैं कि हमें तब पता चलता है कि एक बालक सोसाइटी में तो रहता है पर वह बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक पर्सन या यूनिक चाइल्ड होता है। उसकी आईक्यू लेवल, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसके एटीट्यूड, उसके एप्टीट्यूड, उसकी नीड्स सब अलग होती है। वो उसको बिल्कुल डिफ़र करती है अदर स्टूडेंट से। तो दो टीचर का एक मोरल ड्यूटी होती है कि उसकी उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचाने, उसकी अकॉर्डिंग ही क्लास में उसकी मतलब टीचिंग की अपनी एक अरेंजमेंट करे। तो मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए ही उसको पूरी तरह से लर्निंग में हेल्प करें। नेक्स्ट वन इज़ द पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा हो एक्सटर्नल पर ना जाकर इंटरनल पर्सनालिटी उसकी इतनी ज़्यादा हाई फाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो दूर से ही उसको इफ़ेक्टिव नज़र आना चाहिए। और जब वो बात करे तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कहना चाहिए ना कि एक ऐसी उसकी स्टेबल विल पावर दिखनी चाहिए। उसकी जो हार्ड वर्क है, उसकी जो एप्टीट्यूड्स हैं, उसकी जो एटीट्यूड्स हैं, वो उसके व्यवहार में ही झलकने चाहिए। तभी बच्चे क्या होता है, उनको आइडियल मानकर उनसे मतलब व्यक्तित्व से उनके प्रभावित होकर अच्छे से अच्छे सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करते हैं। तो पर्सनैलिटी बहुत तरीके से मतलब उसको लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस है, अगर एक स्टूडेंट की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है तो एक टीचर की भी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। इफ़ फिज़िकली वो फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है तो क्लास में जब आएगा टीचर तो वो शायद उस लगन से, उस कहते हैं ना, उस कॉन्फिडेंस से, उस तल्लीनता के साथ आपको उस समय वो इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो फिज़िकली और मेंटली उस टाइम ठीक नहीं है। देन आ जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इस तरह से अफेक्ट करती हैं कि एक टीचर का उसकी ड्यूटी होती है कि वो केवल और केवल लेक्चर्स ही ना देकर क्लास में उसको बहुत सारे उस थ्योरेटिकल पार्ट के साथ कुछ डिबेट हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ एक्सकर्शन हैं, कोई म्यूज़िकल कंपटीशन है, गेम्स हैं, उसको हर तरीके से मतलब एजुकेशन देने का प्रयास करें। तो ये सब संभव तभी हो पाता है जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और कई बार तो हमें साथ में खुद भी पार्टिसिपेशन करके, टीचर को खुद भी पार्टिसिपेशन करके स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। द लास्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्टनेस भी स्टूडेंट पे लगानी से हम मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है तो वह स्टूडेंट को कभी भी कुछ ठीक से नहीं सिखा सकता है। और बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस भी हानिकारक होती है। तब स्टूडेंट समझने लगता है कि कोई बात नहीं, कह रहा है तो वो उस यह देखकर उसका काम नहीं करता है या वो ठीक से पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। स्टूडेंट अपनी मनमानी करते हैं, नॉटी हो जाते हैं। तो इसलिए ना ही हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का सहारा लेना चाहिए, ना ही बिल्कुल लीनियंट हो जाना चाहिए। एक उसका मिक्सिंग वो अपनाना चाहिए कि और अपने को इस तरह से स्टूडेंट के आगे प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरह से हमारी टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि वो एक अमिट छाप स्टूडेंट पर छोड़ जाए। तो उसको स्ट्रिक्टनेस अपनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दीज वर द फैक्टर्स जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ये रिलेटेड टू टीचर्स हैं। नाउ वी सी द फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। अब हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से उसको प्रभावित करता है लर्निंग को, जो स्टूडेंट को लर्निंग कराई जा रही है। कंटेंट क्या है? कंटेंट जो भी एक हमारे करिकुलम तो पूरा वास्ट होता है। करिकुलम में हमारे ओवरऑल सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं,
जो हम फर्स्ट डे से जो जैसे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, बट कंटेंट क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक सब्जेक्ट मैटर होता है, बात उसकी यहाँ पे हो रही है। तो नेचर ऑफ कंटेंट फर्स्ट आ जाता है। कंटेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, ना ही बिल्कुल टफ होना चाहिए, ना ही बिल्कुल इजी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सीखने में बहुत अधिक समय लगे, वो लर्न ना कर पाए, वो समझ ना पाए कि, और बिल्कुल इजी भी नहीं होना चाहिए कि वो बस ऐसे ही देखते हुए समझ में आ जाए और उसका कोई हमारे को लाइफ में मतलब लाइफ से कनेक्ट ना कर पाए, कुछ ऐसा सिखाने का उसका कोई रोल ना रहे। तो कंटेंट ऐसा हो जो कम समय में समझ में आए और जल्दी लर्न भी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ कंटेंट। कंटेंट का साइज़ कैसा होना चाहिए, कंटेंट का साइज़ इतना हो कि स्टूडेंट उसको ऊपरी तौर पर ही देखकर बोर ना हो जाए कि हम किस तरह से इतने सारे पेजेस का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसका साइज़ ऐसा हो कि वो मन लगाकर उसको पढ़ सके। तो जो थोड़े से शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं, तो स्टूडेंट उससे थकता नहीं है, ऊबता नहीं है, बोर नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट से मतलब है इसका सीरियल ऑर्डर कैसा है, मीन्स जो इजी टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस चलना चाहिए कि अगर पहले इजी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो जब तक धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जाग जाता है, वो लेने लगता है इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी आगे बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे बाद में उसको हम टफियर लेवल पर ले जाते हैं। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या कहना चाहिए, सरल से कठिन की ओर इसमें हमें कंटेंट को रखना चाहिए, ताकि वो न्यू नॉलेज को मतलब सिखाने में या सीखने में कोऑपरेटिव हो सके, हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन मीन्स हमें जब हम सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा रहे हैं तो हमें इस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए, बीच बीच में इस तरह से एग्जाम्पल्स देने चाहिए जो कि उसकी लाइफ से, डेली लाइफ से, रियल लाइफ से रिलेटेड हो। तो बालक को जब वो सुनता है, समझता है, तो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि वो मुझे नए नए एग्जाम्पल्स देकर सिखाया जा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने चाहिए जो रियल हों, उसकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हों, उससे मीन्स क्या कहना चाहिए कि वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर सके, तो वो बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को सुनेगा और समझेगा। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज स्टाइल। सीखने की क्रिया में लैंग्वेज स्टाइल का मीन्स जो हम वर्बली बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, या जो कंटेंट है, जो बुक है जिससे पढ़ा जा रहा है, उसकी भाषा शैली कैसी है, वो कंटेंट कैसा है। तो जब उसमें ठीक ठीक से मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो उसकी वर्डिंग होती है, जो बुकिश लैंग्वेज होती है, तो उसको अगर मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में होती है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी, ना ही बहुत ज़्यादा टफ, तो बालक सीखने में इंटरेस्ट भी लेता है और वो उसको क्या कह सकते हैं कि अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकता है, मतलब उसको ग्रहण कर सकता है, गेन कर सकता है। और बहुत ओवर टफ लैंग्वेज और लेंदी सेंटेंसेस एंड विदाउट मतलब जो पिक्चर्स हैं, ऐसी कोई बुक या वो है कंटेंट है, तो बालक को सीखने में मज़ा नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं कि जब कोई टफ कंटेंट आ रहा है और उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स, किसी मटेरियल एड के थ्रू, किसी चार्ट के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू कहीं बाहर ले जाकर, किसी पीपीटी के थ्रू, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन आजकल चल रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके थ्रू थोड़ा इफ़ेक्टिव सा बना देते हैं, तो वो टफियर कंटेंट भी बालक को इस ऑडियो विजुअल एड से बहुत ही ईजी लगने लगता है और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वह उसको सीख लेता है। नेक्स्ट वन इज़ पर्पसफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, अगर तो वो पर्पसफुल है, यानी कि जो उसको लग रहा है वो ऐसा है जो उसको लाइफ में आगे काम आएगा, यूज़फुल है, उसका पर्पस है, तो वो सीखने में इंटरेस्ट लेगा और वो सीख भी लेगा। बट अगर लगता है कि उसका पर्पस नहीं है, तो उससे वह सेटिस्फाई नहीं होगा।
उसको लगेगा जब इसका कोई मतलब ही नहीं है और ज़बरदस्ती हमारे को ये एक चीज़ दे दी गई है। जैसे कि आपके बीएड के सिलेबस में है, आप बीएड के सिलेबस में फ़िलोसफिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रखने का एक उद्देश्य है कि ये सब चीज़ें हमें बालक को आगे जाके समझने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको कंपलसरी पेपर्स में रखा गया है। तो अगर वो कंटेंट उद्देश्यपूर्ण नहीं है, उसका पर्पसफुल नहीं है, उसका पर्पस नहीं है, उपयोगी नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो वह सीखता भी नहीं है ठीक से, वो केयरलेस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट। डिफ़िकल्टी लेवल से मतलब है कि उसका लेवल ऐसा होना चाहिए कंटेंट का कि वह ईज़िली सीख सके। मीन्स जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ को होम साइंस में इंटरेस्ट होता है, कुछ को इंग्लिश में, कुछ को मैथ में, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो एक जो सब्जेक्ट होता है किसी स्टूडेंट के लिए वो इजी हो जाता है और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वही चीज़ टफ हो जाती है। तो जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उनका लेवल ऐसा रखना चाहिए कि सभी सामान्य रूप से सीख सकें। तो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ें सीख सकें, तो सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल भी इस तरह का होना चाहिए। सो दीज वर द सम फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, जो कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट वन, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, की पर्यावरण जो हमारा है, जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो किस तरह से हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें आ जाता है फर्स्ट, फिज़िकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिज़िकल एनवायरनमेंट वह एनवायरनमेंट है जो कि हमारी क्लास से जो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे को जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं क्लास से रिलेटेड, कि अगर क्लास में स्टूडेंट फॉर्मली पढ़ने बैठ रहा है तो वहाँ पे लाइट अरेंजमेंट कैसा है, चाहे वो क्लास हो चाहे वो घर हो, एयर कैसा है और नॉइस तो नहीं है, और फ़ैन की व्यवस्था कैसी है, कहीं रूम में बहुत ज़्यादा मतलब डार्कनेस तो नहीं है, या फर्नीचर ठीक नहीं है। तो एक एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बच्चे को ऐसा ना लगे कि बोरिंग सा फील ना हो, कि अंधेरा अंधेरा सा है तो उसको पढ़ने में मज़ा ना आए, बोर्ड है तो चौक नहीं है, चौक है तो डस्टर नहीं है। मीन्स सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली एनवायरनमेंट। स्टूडेंट का फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, यह सबसे ज़्यादा ऑल फैक्टर्स में जो अभी तक बताए गए हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर किसी की फैमिली में छोटी मोटी चीज़ें ऐसी ख़राब हैं, कई बार जॉइंट फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है लड़ाई झगड़े वाला, थोड़ा डिस्प्यूट्स होते हैं एक दूसरे मेंबर्स में, तो बालक की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि स्कूल में तो वह कुछ समय आता है बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली में बिताता है। तो फैमिली एनवायरनमेंट एक बालक का बहुत अच्छा होना चाहिए। कि हमें ये देखने को मिलता है कई बार लाइफ में कि पेरेंट्स हैं तो उनमें आपस में ठीक से पटती नहीं है, या सिंगल पेरेंट है या कोई विडो है तो उसकी मदर पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो ये सब चीज़ें बालक के माइंड में एक स्ट्रेस, डिसअपॉइंटनेस, बहुत सी चीज़ें ले आती है। तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल में लो हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं। तो फैमिली एनवायरनमेंट उन्हें ऐसा मिलना चाहिए जो उनको निरंतर मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करे, प्रोत्साहन दे, ना कि हतोत्साहित करे। नेक्स्ट वन इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारा सोसाइटी से रिलेटेड होता है, हम समाज का हिस्सा हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन नहीं जी सकता है। तो जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या उनके वैल्यूज़ हैं, कैसी लोकेशन है, कैसी सामाजिक परिस्थिति है, ये सब हमारे मतलब सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि बालक के मतलब लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालते हैं। Next one is psychological environment. Psychological environment means we can say that कि जो
हमारा ये बहुत कुछ हमारे एनवायरनमेंट, जो फैमिली वाला एनवायरनमेंट है उससे कनेक्टेड होता है कि जो हम आपस में अगर क्लास में हैं तो क्लासमेट से आपस में हमारा कैसे रिलेशन है, एक स्टूडेंट का टीचर से कैसा रिलेशन है, कि आपस में स्वीट रिलेशन है कि नहीं, और घर में फैमिली में सबका कैसे। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, अगर हमारा एक दूसरे से रिलेशन अच्छा होता है, क्लासमेट्स अच्छे हैं, सब सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स सब अच्छे हैं, सपोर्टिव कोऑपरेटिव हैं, तो बालक को वही चीज़ एक मतलब कहते हैं ना कि बर्डन नहीं लगती है, वो स्ट्रेसलेस मतलब फील करता है क्लास के अंदर, तो वो आराम से हर चीज़ को सीख लेता है। नहीं तो उसके अंदर वहाँ से भागने की प्रवृत्ति आ जाती है कि हम वहाँ से हट जाएं, मतलब वो उस चीज़ को वो फेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं कि हम फॉर्मली तो स्कूल में जाकर हम सीखते हैं, बट कई बार कुछ ऐसे इनफॉर्मल मीन्स भी होते हैं, कुछ अनौपचारिक साधन भी होते हैं जो कि हमारी लर्निंग में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हम आजकल कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग करते हैं, या टीवी में भी हमारे कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, लाइब्रेरी है, या कोई एक्सकर्शन ऐसा है जहाँ ले जाया जाता है। तो ये इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन है जिसके थ्रू हमारी लर्निंग अच्छी होती है, तो ये भी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एप्रोप्रिएट और प्रॉपर मटेरियल एंड फैसिलिटीज़। अगर कहीं पर भी सीखने हम जाते हैं तो हमें अगर सारी चीज़ें, यानी कि जो मटेरियल एड है और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर प्रॉपर वे में नहीं मिलती हैं तो हमारी लर्निंग को वो इफ़ेक्ट डालती हैं। इसलिए प्रॉपर वे में चीज़ें एप्रोप्रिएट, हमें मटेरियल एड होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर 15 बच्चे हैं तो मेरे पास 5 चीज़ें हैं, तो उससे सिखाने में और सीखने दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो स्टूडेंट, दीज वर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सो टुडे we discussed about the factors affecting learning, in which we discussed फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, कि स्टूडेंट को किस तरह से फैक्टर्स, उसके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, शिक्षक से कैसे कारक संबंधित होते हैं जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि लर्निंग को अफेक्ट ना करके स्टेबल करें। एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण संबंधी कौन से ऐसे कारक हैं जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ you have some query related to this topic, then ask me personally। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में भी, कॉल करके भी, and through message also। I will help you। I am always with you। Thank you। Have a nice day।